नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जेब और देश की सेहत दोनों से जुड़ा है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय रुपए की। एक तरफ हम सुनते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है। ये एक पहेली जैसा है। क्या कमजोर रुपया वाकई बुरा है, जैसा हमें हमेशा बताया गया, या फिर इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसा कि अब कुछ लोग कह रहे हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले स्थिति कितनी गंभीर है। आंकड़े बताते हैं कि $1 की कीमत 89 रुपए के भी पार चली गई है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। 89 रुपए के पार? जी, इसे ऑल टाइम लो कहा जा रहा है। और ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है ना? बिल्कुल, और यही बात इसे ज्यादा चिंताजनक बनाती है। ये विश्लेषण बताता है कि यूरो, पाउंड और यहां तक कि चीन के युआन और जापान के येन के मुकाबले भी रुपया लगातार कमजोर हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल यूरो के मुकाबले रुपया $14.50 तक टूटा है। $14.50, ये बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में भारत का रुपया शामिल है। ये सुनना थोड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल, खासकर तब जब हम खुद को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक समय था जब रुपए के गिरने को देश की प्रतिष्ठा गिरने और सरकार की कमजोरी से जोड़ा जाता था। हाँ, और अब एक नई थ्योरी सामने रखी जा रही है। तर्क ये है कि अगर रुपया 90 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच जाए तो लोग विदेशों से सामान मंगाना, मतलब इंपोर्ट करना, कम कर देंगे। अच्छा। और इससे हमारा व्यापार घाटा कम होगा, जो देश के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई कंपनी या व्यापारी डॉलर का भाव देखकर जरूरी सामान का आयात बंद कर सकता है? यही तो बात है। मान लीजिए किसी दवाई को बनाने के लिए कोई कच्चा माल चीन या अमेरिका से मंगाना है, तो क्या रुपए के कमजोर होने पर उसका उत्पादन ही रोक दिया जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सीधे सीधे देश के उत्पादन और रोजगार को प्रभावित कर सकता है। ये तर्क सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अर्थशास्त्र इतना सीधा है? बिल्कुल नहीं। मतलब आप दवाई बनाना तो बंद नहीं कर सकते। आपको वो कच्चा माल मंगवाना ही पड़ेगा, चाहे डॉलर कितना भी महंगा क्यों ना हो। तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपकी लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ेगी तो आप उस दवा की कीमत बढ़ा देंगे। यानी आखिर में बोझ आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। बिल्कुल। पेट्रोल, डीजल से लेकर मोबाइल फोन के पार्ट्स तक हर चीज महंगी हो जाएगी। तो ये कमजोर रुपया अच्छा है वाली थ्योरी असल में सबके लिए अच्छी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत छोटे वर्ग के लिए, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स, उनके लिए अच्छी हो सकती है। उन्हें पेमेंट डॉलर में मिलती है। उनके लिए तो फायदा है। लेकिन देश की बाकी आबादी के लिए तो ये महंगाई की सीधी मार है। चलिए इस विरोधाभास को समझते हैं। एक तरफ सरकार 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े बताती है। जी। अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। विश्लेषण इस बात पर भी इशारा करता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो विदेशी निवेशक भारत के बाजार से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? पैसा निकाल रहे हैं? हाँ, एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों के अंदर विदेशी निवेशकों ने 4,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। 4,000 करोड़ सिर्फ 2 दिन में? जी, और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा शायद कम हो रहा है। देखिए, जब निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आता है। अच्छा। ये एक बड़ा कारण है कि मजबूत जीडीपी आंकड़ों के बावजूद रुपया गिर रहा है। तो मतलब जीडीपी के आंकड़े कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बता रहे हैं। बिल्कुल, पूरी तस्वीर कुछ और है। निवेशकों को शायद कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं बताया जा रहा। इस पूरी चर्चा में एक राजनीतिक एंगल भी सामने आता है। ये सवाल उठाया गया है कि अगर ये एक वैश्विक समस्या है तो हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका, इनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले इतनी क्यों नहीं गिर रही? ये तुलना इस बहस को आर्थिक दायरे से निकालकर राजनीतिक जवाबदेही की ओर ले जाती है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रुपए की गिरावट के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण है, या फिर देश की नीतियां और राजनीतिक माहौल भी जिम्मेदार हैं? सही पकड़ा आपने। अगर पड़ोसी देश जिनकी अर्थव्यवस्था हमसे छोटी मानी जाती है,
वो इस तूफान का सामना हमसे बेहतर कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। और इस पूरे मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का ध्यान मौसम का मजा लेने या दूसरी बातों पर केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इतना बड़ा आर्थिक मुद्दा सामने है। बिल्कुल। जब देश के सामने इतना बड़ा आर्थिक मुद्दा हो तो सरकार से पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल। ये चुप्पी लोगों को और ज्यादा चिंतित करती है। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो ये मीडिया में बड़ी खबर क्यों नहीं बन पाता? यहाँ मीडिया की भूमिका पर एक गंभीर टिप्पणी की गई है। कहा जा रहा है कि मीडिया इस खबर को उस तरह से नहीं दिखा रहा है जिससे यह आम जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सके। मतलब प्राइम टाइम पर बहस नहीं होती इस पर? नहीं, ज्यादातर ध्यान धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर केंद्रित रहता है। और विपक्ष का क्या वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा? बताया गया है कि विपक्ष के लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने के रास्ते मतलब बंद कर दिए गए। रास्ते बंद कर दिए गए। उनके पास मीडिया तक वैसी पहुंच नहीं है जिससे वो सरकार को जवाबदेह ठहरा सके। इसे ही सूचना की असमानता कहा जा रहा है। हाँ, मतलब एक पक्ष के पास मेगाफोन है और दूसरे की आवाज दबा दी गई है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जहां रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर है, आर्थिक आंकड़ों में विरोधाभास है और इस पूरे मुद्दे पर एक गहरी चुप्पी है। यह मामला हमें सिखाता है कि किसी भी देश की करेंसी की कीमत सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल। इसके पीछे विदेशी निवेशकों का भरोसा, सरकारी नीतियां और देश का राजनीतिक माहौल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज का सवाल, आपके अनुसार किसी देश की करेंसी की असली ताकत उसके आर्थिक आंकड़ों में होती है या उस देश की संस्थाओं और सरकार पर लोगों के भरोसे में? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, आप यहां तक आई गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही जरूरी और जानकारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।